नमस्कार दोस्तों। पिछले मार्च के बाद से अब तक कोरोना काल में लगभग घर में ही बैठे हुए हैं। बीच में थोड़े से दिन के लिए कुछ ढील दी गई थी, अन्यथा ये सरकार जनता के साथ में आंख मिचौनी का खेल खेल रही है। कभी बीच में थोड़ी ढील दी जाती है, फिर अपनी ये दो चार मीडिया हाउस के लोग पाल के रखे हैं, ये माइक लेके पीछे पीछे बाज़ार में चले जाते हैं और ये हो हल्ला मचाने लगते हैं। देखो, लोग जो कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे, डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। इनको एक ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि हम थोड़ा सा ये ढील देते हैं और आप ऐसा हो हल्ला मचा के ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट कर दो कि हम कहते हैं कि लोगों को ये छूट नहीं दी जा सकती। क्यों? ये उनके खुद के स्वास्थ्य के हित में नहीं है, इसलिए उनको घरों में बंद कर दो। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी पेमेंट मिल रही है, पेंशन वालों को पेंशन भी मिल रही है, प्राइवेट कंपनियां भी अभी तक चल रही हैं। लेकिन जिनके पास ज़्यादा बड़ा धंधा नहीं था, मजदूर टाइप के लोग थे, उनको 5-5 किलो राशन दे के और कितने दिन तक ज़िंदा रखा जा सकता है? ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रखा जा सकता 5 किलो अनाज के भरोसे, क्योंकि और बहुत सारे खर्चे होते हैं। वो कहाँ से आएंगे? जब मजदूरी नहीं चलेगी तो वो कहाँ से आएंगे? छोटे व्यापारी नहीं रहेंगे तो उनके खर्चे कहाँ से आएंगे? तो ये प्लानिंग क्या है? नेट पे जो विदेशी एजेंडा है, एजेंडा 2030, जिसमें 2030 तक पॉपुलेशन को 70-80% कम करना है, उसके एजेंडे में शामिल हैं एक इवेंट 201 जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 2019 में उन्होंने फाइनल ड्राफ्टिंग की थी कि हम ऐसा करेंगे। भारत की राजनीति उसकी देख रेख में चल रही है, उसके पद चिन्हों पे चल रही है। कुछ है ऐसा ही जिसमें देश को काफ़ी गरीब बनाया जाएगा और एक तरह से गुलामी के किनारे पे लाके खड़ा कर दिया जाएगा। यहाँ से जो अमीर लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े अफसर थे, उनमें पिछले 8-10 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है। करीब 2.5 से 3 करोड़ आदमी परिवार देश छोड़ के विदेशों में नागरिकता ले ली और जा चुके, और बहुत सारे अभी भी ऐसे हैं जिसकी नागरिकता हासिल उन्होंने कर ली है, लेकिन जब तक यहाँ उनका धंधा चल रहा है वो चला रहे हैं, फिर यहाँ से छोड़ के जैसे ही क्राइसिस होगी छोड़ के चले जाएंगे। राजनीतिक पार्टियों में बहुत सारे ऐसे लोग मिल सकते हैं, क्योंकि मीडिया तो अभी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, इसलिए ऐसी कुछ चीज़ें बता नहीं रही है। यूट्यूब पे कुछ एक चैनल हैं, उनकी सुनता कौन है? कितने लोग सुनते हैं? और फिर उनके अगेंस्ट में राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, अपने आईटी सेल के मेंबर बैठा रखे हैं कि जो भी कुछ बोलता है उनको गालियां देते रहते हैं। लोग गालियां सुनते सुनते परेशान हो जाते हैं, फिर एक दिन छोड़ते, छोड़ो यार क्या होने वाला, कुछ नहीं हो भी नहीं सकता कुछ, क्योंकि एक यूट्यूब चैनल पे चैनल चलाने वाले को कोई 5 आदमी देखते हैं, तो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी देखने वाले 500 आदमी हैं, तो 500 के दिमाग में जो टीवी ने बैठा दिया वो 5 आदमी क्या करेंगे? उनके सामने बेवकूफ़ बन के ही रह जाएंगे। ऐसी ये जो एडवांस कंट्री हैं, ये ऐसी चालें चल रही हैं। अभी एक नया G7 का जो टीवी पे बहुत हंगामेदार प्रोग्राम चल रहा है, G7 का प्रोग्राम हुआ, उसमें भारत नहीं है। भारत जैसे देश को तो वो कुछ घास डालते भी नहीं। उन्होंने टारगेट किया चीन को। क्यों किया चीन को? क्योंकि अभी जैसे शेर होता है वो कभी मेंढक का शिकार नहीं करता। अभी हमारा देश भारत तो उनके शिकार के लिए बचा भी नहीं है। चीन में दम है कुछ, क्योंकि चीन अभी पूरी दुनिया का करीब 12% व्यापार अभी भी अकेला कर रहा है। काफ़ी पावर भी है, शक्ति भी है, साधन संपन्न है। तो उनकी चाल ये है, पहले तो यही थी कि भारत और चीन को दोनों को लड़ाओ, उनकी लड़ाई करवा दो आपस में, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन वो चाल सक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि
ना चीन भारत से लड़ना चाहता है और ना भारत चीन से लड़ने की हिम्मत कर पाता है। हकीकत यही है। और बाकी ये जो टीवी चिल्लाती है, ये ऐसा हो गया, वो हो गया, हमने ऐसा कर दिया, ये सब बकवासबाजी है। हकीकत ये है कि बौद्ध धर्म आड़े आ रहा है चीन के कि वो भारत पर अटैक करे। पीछे जो किया वो भी ऐसे ही सुलगाने से किया, लेकिन चीन अपने आप पीछे चला गया था। तो बौद्ध धर्म उनके सामने आ रहा है कि वो भारत पर अटैक नहीं कर सकते, करते नहीं, और भारत है जो उनके साथ में लड़ाई करने में इतना सक्षम नहीं है, इसलिए वो लड़ाई हो नहीं पाई। और अभी वो लड़ाई हो नहीं पाई तो उनकी दूसरी चाल है कि वो खुद मिलके G7 देशों ने मीटिंग कर ली और नाटो जो 30 देशों का उनका संगठन है, वो मिलके हो सकता है चीन के साथ में कुछ छेड़खानी करे और उसको नुकसान पहुंचे। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो ये भारत को कतई नहीं सोचना चाहिए कि वो बच जाएगा। उनका प्लान ही यही है कि दो जो सबसे बड़े देश हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश हैं, एजेंडा 2030 में उनको करना ही यही है कि पॉपुलेशन दुनिया की कम करनी है। चीन की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, भारत की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वो वेस्टर्न कंट्री हैं, इनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, वो कांस्टेंट है बहुत सालों से। तो वो ये चाहते हैं कि ऐसे ही देशों को रखा जाए इस दुनिया में जिनकी पॉपुलेशन कांस्टेंट है, और जो इस तरह से अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। अब टीवी वाले, ऐसा नहीं है कि मेरे में इतनी समझ ज़्यादा है और उनको बिल्कुल समझ नहीं है, लेकिन मैं अपने दम पर हूँ, अपनी मेहनत पर हूँ, और वो मुफ्त का माल खाए हुए हैं और खा रहे हैं। उनके पास जैसे ही कुछ एक हर महीने की किस्त या 15 दिन की बना रखी है, पता नहीं पहुंचती है, तो वो थोड़े चुप रहते हैं। अखबार भी देख लो, पिछले अखबार 1-1.5 महीने से कुछ नहीं बोले, फिर अखबारों को जो इनका पैसा मिल गया होगा कि कोरोना के बारे में बोलो तो कोरोना कोरोना चिल्लाने लग गए। पूरे पेपर में 90% कोरोना ही भरा हुआ रहता है। उनको पैसे नहीं मिले तो कुछ उठपटांग, चोरी डकैती, बलात्कार की, एक्सीडेंट की ये खबरें छापने लग जाते हैं। ऐसा ही धंधा इनका चल रहा है, मतलब पूरी दुनिया को बरगला के रखना, ये टीवी का और अखबार का काम रह गया है। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो भी एक कॉरपोरेटर हाउस की तरह हैं, और हो सकता है उनके दिमाग में ये है। और जो ये नाटो की कंट्री हैं, 30 कंट्री, उनके साथ में कुछ एक और भी हैं। हो सकता है उन्होंने ये आश्वासन दे रखा होगा कि ठीक है, तुम तो पैसे वाले लोग हो, 5-10 करोड़ से कम का कोई है नहीं, और उनमें ऐसी कंट्री हैं जो 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ 15 करोड़ तक की लिमिट रखी है कि इतने पैसे हमारे देश में लाओ, इन्वेस्ट करो, और आप यहाँ की नागरिकता लो, आपकी क्वालिफ़िकेशन ये होनी चाहिए। तो ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते ही हैं, ऐसा इनमें है, कोई समस्या नहीं है पढ़ाई लिखाई के मामले में इन देशों में। तो देश को फिर बचाएगा कौन? ऐसी हालत में है तो यहाँ क्या ये बर्बाद हो जाएगा? बचाएगा कौन? तो बचाने के लिए आज की डेट में, आज की तारीख में एक पावरफुल ग्रुप है आरएसएस। आरएसएस, हम सुनते हैं कि आरएसएस राजनीति चला रहा है, ये बिल्कुल सही बात है, आरएसएस ही राजनीति चला रहा है। लेकिन आरएसएस के जो लोग देशवासी हैं, नागरिक हैं, उनको शायद ये अच्छी तरह पता नहीं है कि तुम्हारे देश को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। आरएसएस में और भारत में विरोधाभास हो गया कुछ। ये विरोधाभास आज़ादी के मूवमेंट के टाइम से हो गया, और ये 1920 के बाद में लगभग जैसे ही महात्मा गांधी लाइमलाइट में आए और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाना शुरू किया, उसी समय हुआ क्या कि देश में खिलाफत आंदोलन मुस्लिम लीग ने चलाना शुरू किया। वो हुआ ऐसा था कि जो मुस्लिम धर्म है पैदा हुआ सऊदी अरब के मक्का से,
और टाइम रहते विस्तार उसने दुनिया में सब जगह किया। और एक समय ऐसा आया जो तुर्की देश है, जहाँ से ओटोमन साम्राज्य का केंद्र था। ओटोमन जो एम्पायर का राजा था वो तुर्की का खलीफा बन गया। अभी धीरे धीरे जो चढ़ता है वो उतरता भी है। 50 साल, 100 साल, 150 साल में ओटोमन साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया और फिर तुर्की तक ही वो सीमित रह गया। लेकिन जो खलीफा का पद था वो ओटोमन साम्राज्य के पास ही था, तुर्की के पास ही था। अब सऊदी अरब के शेख को ये तकलीफ़ हुई राजा को कि धर्म शुरू यहाँ से हुआ और खलीफा वो तुर्की वाला राजा। तो उसने अंग्रेज़ों से मुलाकात की और कहा कि देखो ऐसा, तो अंग्रेज़ तो इसी ताक में रहते थे। उसमें इंग्लैंड और फ्रांस ने दोनों ने मिलके सऊदी अरब को कहा कि उस पर अटैक कर दे, हम तुम्हारे पीछे हैं और फिर तुम ही खलीफा होगे। सऊदी अरब ने अटैक कर दिया तुर्की पे, दोनों देशों के राजाओं को मरवा डाला उस युद्ध में। और फिर ये पहले ही फ्रांस और इंग्लैंड ने तय कर लिया था कि इन दोनों को ऐसे मरवा के हम ये जो पूरा अरब कंट्रीज़ है उसको आधा आधा बांट लेंगे, और उन्होंने ऐसे ही किया। लेकिन यहाँ के मुसलमानों के पास समाचार क्या पहुँचा कि अंग्रेज़ों ने और तुर्की के खलीफा को ख़त्म कर दिया और उसका खलीफा जो पद था वो भी ख़त्म कर दिया। तो यहाँ के मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग ने एक आंदोलन चलाया, खिलाफत आंदोलन। भाई महात्मा गांधी जैसे यहाँ आए तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन को अपने असहयोग आंदोलन से जोड़ना चाहा, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों को अगर हम अपने साथ जोड़ते हैं और हम उनका साथ देते हैं तो ये हमारा साथ देंगे, हम उनका साथ देंगे, हमारा ग्रुप मजबूत होगा और जिससे हम अंग्रेज़ों के साथ में लड़ने में कुछ काबिल होंगे। उसी समय ये आरएसएस ग्रुप भी लाइमलाइट में आया। आरएसएस की संस्थापक डॉक्टर हेगड़ेवार को ये लग रहा था कि ये मुस्लिम लीग को साथ में लेना ठीक नहीं है। उन्होंने विरोध किया, महात्मा गांधी के सामने विरोध जताया। अन्यथा हेगड़ेवार जी का और महात्मा गांधी का ऐसा कोई विरोधाभास नहीं था, बहुत ही मिले जुले विचारों के थे। दोनों देशभक्ति में सराबोर थे, दोनों अंग्रेज़ों की खिलाफत कर रहे थे, देश को आज़ाद करवाना चाहते थे। दोनों की बिल्कुल एक ही विचारधारा थी। लेकिन डॉक्टर हेगड़ेवार ये चाहते थे कि मुसलमानों का ना सहयोग करें और ना उनको साथ में लें। लेकिन क्या है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक जो जीवन था साउथ अफ्रीका में बीता, और साउथ अफ्रीका में उनको जो ले जाने वाला व्यक्ति था वो मुस्लिम था, और वहाँ हिंदू मुस्लिम के ऐसी कोई विरोधाभास, कोई डिफरेंस नहीं था उनके विचारों में। सब एक जैसे भाई भाई की तरह रहते थे, साथ में मिल के काम करते थे। तो महात्मा गांधी को लगा कि वैसे ही मुसलमान यहाँ पे भी होंगे और हम में ये भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने हेगड़ेवार की बात नहीं मानी और खिलाफत आंदोलन का सहयोग कर दिया। बदले में उन्होंने भी असहयोग आंदोलन में कुछ हिस्सा लिया, लेकिन वो ज़्यादा देर साथ में रहे नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ तो ये चाहते थे नहीं कि ये साथ में ना रहें, इनमें बंदरबाट हो जाए, अलग अलग रहें। और यही चाल हो सकता है वो चल गए होंगे कि उन्होंने महात्मा गांधी को भी इधर कहा होगा कि कुछ एक लोग होते हैं ना उनमें भी जासूस, कि हेगड़ेवार जी को उधर भड़का दिया, महात्मा गांधी को ये ऐसे कह दिया कि नहीं तुम मुसलमानों के बिना सक्सेस नहीं होगी। तो हुआ क्या, उन दोनों को उधर सऊदिया और तुर्की को लड़ा के ख़त्म करवा दिया और उनका बंटवारा कर लिया। यहाँ पे आरएसएस और महात्मा गांधी में फ़र्क डाल दिया। तो वो बात मैं ये कहने जा रहा था, ये एक भूमिका बनाई आपको समझने के लिए। एक आरएसएस ग्रुप है जो देशद्रोही नहीं है, उनमें देशद्रोही का तो तमगा ये इसलिए लग गया कि उनके दिमाग में वो जो 1920-22 के करीब नफ़रत बढ़ी, वो बढ़ती बढ़ती यहाँ तक आ गई कि सारे बंटवारे का दोष वगैरह ये वो
सब महात्मा गांधी पे ही लगने लग गया। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या कर दी और फिर ये एक बदनाम ग्रुप हो गया। फिर भी आज की तारीख में पूरी राजनीतिक जो संरचना है आरएसएस के इर्द गिर्द है। आरएसएस के लोग अगर ये समझ जाएं कि आपका ही एक अंदर का व्यक्ति जो अभी राजनीति के केंद्र बिंदु में है वो देश को बर्बाद कर रहा है, तो हो सकता है कुछ बच जाए। राजनीतिक पार्टियों के ऊपर आप किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते कि कोई भी एक राजनीतिक पार्टी होगी जो देश को बचाने की बात करेगी, नहीं करेगी। तो ये दोस्तों समझने की बात है। लाइव आने में थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए वीडियो बना के भेज रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।